हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की अगर वेटेज की बात करें तो नीट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इससे आने की संभावना रहती है। मतलब कि ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। बायोमोलिक्यूल में बायो का मतलब होता है लाइफ, और मॉलिक्यूल तो हम सब जानते ही हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि किसी लिविंग बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज होने वाले हैं, वो सभी बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। बायोमोलिक्यूल के लिए क्या काम करते हैं कि जैसे कोई एनिमल टिश्यू लिया है, माइक्रोबियल पेस्ट लिया, उसमें हमने एनालिसिस किया एलिमेंट्स का, तो हमें कुछ एलिमेंट्स देखने को मिले जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अदर कंपोनेंट्स। वही एनालिसिस सेम टेस्ट जो है किसी अर्थ क्रस्ट के पीस के साथ किया। अर्थ क्रस्ट के पीस के साथ जब वही टेस्ट किया तो जो कि नॉन लिविंग मैटर था, उसमें भी एलिमेंट की लिस्ट लगभग सेम ही थी। डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टू लिस्ट, इन लिस्ट में क्या डिफरेंस था तो वो देखेंगे आगे। सिंपल सा, कंपोजिशन सेम है, लेकिन कंपोजिशन में कौन सा एलिमेंट कितनी मात्रा में मिल रहा है उस बात पे यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस कैसे करेंगे वो तो यहाँ पे सीखते हैं। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक कोई भी टिश्यू लिया, लिविंग टिश्यू में वेजिटेबल ले सकता है या फिर लीवर पीस ले सकता है। अब जैसे लीवर का पीस लिया, अब लीवर का पीस लेने के बाद इसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिला दिया। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाएंगे तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये ClCl आ गए सारे, और यहाँ पे COH कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप आ गया, तो ये कहलाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को हमने लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को लेने के बाद इसमें मिला दिया, और मिलाने के बाद अब एक सॉल्यूशन बनता है। वो सॉल्यूशन में एसिड भी है, कौन सा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और साथ में ग्राइंड किया हुआ टिश्यू भी है। ग्राइंड किया हुआ टिश्यू भी है। अब जो एसिड सॉल्युबल होगा वो एसिड में घुल जाएगा, और जो एसिड इनसॉल्युबल होगा वो एसिड में नहीं घुलेगा। यहां से हम क्या देखते हैं कि दो तरह के फ्रिक्शन बनते हैं, एक एसिड सॉल्युबल और एक एसिड इनसॉल्युबल। अगर इसको एनालाइज करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं कि एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने कुछ चीज क्लॉथ लगा दिया। चीज क्लॉथ क्यों लगा दिया, जिससे कि इसको कवर किया जा सके, और कवर करने के साथ जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो पार इसमें से ना हो सके, इसलिए इसमें चीज क्लॉथ लगा दिया। चीज क्लॉथ लगाने के बाद जब इसमें से छाना गया उस सॉल्यूशन को, तो कुछ सॉल्यूशन नीचे चला गया, कुछ सॉल्यूशन नीचे चला गया डिसॉल्व्ड फॉर्म में। जो डिसॉल्व था वो नीचे आ गया, और जो डिसॉल्व नहीं हुआ था वो ऊपर रह गया। जो डिसॉल्व नहीं हुआ था वो ऊपर रह गया। तो इससे बना देते ये वाला जो है, ये मटेरियल डिसॉल्व नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं ये जो इसमें दिख रहा है ऊपर, ये है एक एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, और ये जो है ये है एसिड सॉल्युबल पूल। अब इसमें एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन दिखेगा और एसिड सॉल्युबल पूल में कौन दिखेगा, तो जनरली जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो एसिड सॉल्युबल पूल में दिखते हैं, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में दिखते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होंगे, जो एसिड सॉल्युबल पूल में दिखेंगे वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें कौन कौन आता है जनरली, इसमें वो आते हैं जो कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं।
मोनोमर्स होते हैं जनरली, मोनोमर्स जनरली, और डाइसैकेराइड तक और डाइमर्स तक ही भी इसमें आ सकते हैं। तो कौन कौन आएंगे, जैसे जैसे इसमें मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के बाद आ जाते हैं इसमें डाइसैकेराइड भी मान सकते हैं, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड, और कौन आ सकता है इसमें, न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स आ सकते हैं। तो इस तरह से इसमें मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं जनरली वो आ जाते हैं। और कौन आ सकता है इसमें, माइक्रोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड आ सकता है। तो इस तरह से ये एसिड सॉल्युबल पूल में मिल गए। अब एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ, जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन आ जाएगा, जैसे पॉलीसैकेराइड, मतलब पॉलीमर्स की बात करते हैं, साथ में पॉलीसैकेराइड के बाद न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसको बोल सकते हैं, प्रोटीन आ जाएगी, एक्सेट्रा। तो ये सब किस में आ गया, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। इसमें एक स्पेशल याद रखना है, लिपिड, लिपिड भी किस में आएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है। अब दूसरा, ये हमने एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं, और क्या है इसमें। वी ऑब्टेन थिक स्लरी, जब इसको हमने मिक्स किया था तो ये स्लरी बन गया। अब इसको हम छानेंगे चीज क्लॉथ के द्वारा। चीज क्लॉथ के द्वारा छानने के बाद या कॉटन से छानने के बाद हमारे पास दो फ्रैक्शन आता है। एक फ्रैक्शन कहलाता है फिल्ट्रेट, जो द एसिड सॉल्युबल पूल, फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं उसको। और दूसरा होता है रिटेंटेट, जिसको हम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जो है ये फिल्ट्रेट है, और ये जो है ये रिटेंटेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें देखने को मिले थे इन एसिड सॉल्युबल पूल। हायर क्लास में वो आगे देखने को मिलेगा हमें। अब और क्या था, ये तो हो गया सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। अब मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे भी अगर देखेंगे बाद में, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे क्या है कि 1000 डाल्टन से कम वाले जो होते हैं वो सभी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1000 डाल्टन से कम वाले माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन लिपिड का 800 डाल्टन होता है। 1000 से कम वाले माइक्रो होते हैं, लिपिड का 800 डाल्टन होता है। और 800 डाल्टन होने की वजह से माइक्रो मॉलिक्यूल में आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये स्फेयर्स बना लेता है, स्फेयर्स मतलब कि ये जो है वेसाइकल्स बना देता है, और वेसाइकल्स बनाने की वजह से ये एसिड इंसॉल्युबल पूल में दिखाई देता है। तो इसको अभी देखेंगे आगे। और क्या है इसमें, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसमें। अब यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है। इट विल सफिशिएंट टू से हियर दैट वन एक्सट्रैक्ट कंपाउंड, वन एक्सट्रैक्ट्स द कंपाउंड, देन subject the extract to various separation technique till one has separated a compound from all compounds, from all other compounds, सभी other compounds से इसको separate करना है। In other word, one isolate and purify compound, one isolate and purifies a compound. Analytical technique when applied to the compound give us an idea of molecular formula. इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता चलेगा। अब इसमें और क्या क्या होगा इसको देख लेते हैं टेबल को। टेबल में हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये अर्थ क्रस्ट है और ये ह्यूमन बॉडी है। यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन है। हमें याद रखना है कुछ इसमें से फ्रेमवर्क एलिमेंट होता है। फ्रेमवर्क एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिससे कि मेन कंपोनेंट बनी होती है बॉडी की,
मेन कंपोनेंट जो बनाता है वो फ्रेमवर्क एलिमेंट होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और इसका अमाउंट ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होगा। जैसे हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट पे कितना है, 0.14%, जबकि ह्यूमन बॉडी में 5%। तो ये भी ह्यूमन बॉडी में ज्यादा हो गया। दूसरा कौन है, कार्बन। कार्बन 0.03% अर्थ क्रस्ट में है और 18.5% ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ कार्बन भी ज्यादा। ऑक्सीजन 46.6% अर्थ क्रस्ट में और 65% ह्यूमन बॉडी में, तो ये भी ज्यादा। नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है और ह्यूमन बॉडी में 3.3% है। सल्फर, सल्फर का भी सेम, अर्थ क्रस्ट पे 0.03% और ह्यूमन बॉडी में 3.3% है। सोडियम, सोडियम से हमें याद रखना है। तो अब ये जो बचे कौन कौन थे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी ना ये फ्रेमवर्क एलिमेंट में आता है। और मेजरली तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये फ्रेमवर्क एलिमेंट बनाते हैं। अब बचा सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और सिलिकॉन। ये सभी ह्यूमन बॉडी में कम होते हैं एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। ये हमें अलग से याद रखना है। अब all the carbon compound that we get from the living tissue can be called as biomolecules। जितने भी कार्बन कंपाउंड है, जितने भी कार्बन कंपाउंड है जो कि लिविंग टिश्यू से मिले हैं, वो सभी बायोमोलिक्यूल कहला सकते हैं। However, living organism have also got inorganic element। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी मिलेंगे। अब उसको एनालाइज कैसे करेंगे, तो उसके लिए राख का एनालिसिस किया जाता है। अब वो कैसे करेंगे, कोई भी लिविंग टिश्यू था, लिविंग टिश्यू, इस लिविंग टिश्यू को जला देंगे। जलाने के बाद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों कंपोनेंट CO2 और H2O की फॉर्म में एवेपोरेट हो जाएंगे। ये तीनों एलिमेंट CO2 और H2O की फॉर्म में एवेपोरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। यहाँ पे जो बचने वाला होगा सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बचेगा। अब आगे बात करते हैं। अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट, ये अलग है लेकिन डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है। क्या होगा इसमें, वन वेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, एक लिविंग टिश्यू का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, लीफ या लीवर पीस, उसका वेट वेट लेंगे। वेट वेट लेने के बाद फिर उसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद ड्राई वेट लेंगे। वेट वेट लिया, फिर इसको सुखा लिया। सुखाने के बाद ऑल द वाटर एवोपरेट, सारा पानी उड़ जाएगा उसमें से। रिमेनिंग मटेरियल जो है वो सूखा हो जाएगा, तो उसका ड्राई वेट ले लेंगे। तो अब ड्राई वेट लेने के बाद उसमें से कोई भी पानी नहीं होगा। नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, जब टिश्यू को बर्न कर दिया गया, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म CO2 और वाटर वेपर। तो ये CO2 और वाटर वेपर की फॉर्म में सारा पानी और सारा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब उड़ जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। और जब रिमूव हो गया तो बचेगा क्या, बचा हुआ है ऐश, मतलब राख बची। अब राख का एनालिसिस करना है। राख में कौन होगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो राख में इनऑर्गेनिक मिल जाएंगे। उसका एनालिसिस करने के लिए कैल्शियम मिलेगा, उसमें मैग्नीशियम मिलेगा। तो ये सब चीजें इसमें देखने को मिल जाएंगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, इस तरह से ये देखना है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि हमें डेटा याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो याद रखना है कि सल्फर तक सारे कंपोनेंट ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट आर ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रिक्शन। ये सब एसिड सॉल्युबल फ्रिक्शन में भी देखने को मिलेंगे। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। एलिमेंट की एनालिसिस किसी भी लिविंग टिश्यू की कंपोजिशन बताती है in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon. While in analysis of four compounds,
कंपाउंड से एनालिसिस करेंगे, गिव एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। जब उसका एस एनालिसिस की जाती है और उसकी एनालिसिस करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स की, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट का पता चलता है। जैसा कि यहाँ पे टेबल नंबर 9.2 में, टेबल नंबर 9.2 में क्या बताया है कि सोडियम किस फॉर्म में मिलेगा, Na पॉजिटिव पोटेशियम, K पॉजिटिव कैल्शियम, Ca2 पॉजिटिव मैग्नीशियम, Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों डाइवेलेंट कैटायन होते हैं। वाटर H2 कंपाउंड्स NaCl मिल जाएगा, CaCO3, PO4 3 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ये हमें कंपोनेंट याद रख लेने कि लिविंग स्टेट में या लिविंग टिश्यू में किस फॉर्म में मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं और क्या मिलेगा इसमें। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट मिल गया लिविंग टिश्यू में। फ्रॉम ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, वन कैन आइडेंटिफाई functional group like aldehyde, ketone, aromatic compound, etc. But from biological point of view, we shall classify into amino acid, nucleotide और fatty acid। अगर हम केमिस्ट्री के बेसिस पे बात करें तो केमिस्ट्री के बेसिस से हम उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप वाले अलग हो गए, एल्डिहाइड्स कीटोन्स अलग कर दिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स अलग कर दिए। लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके कंपोनेंट के फॉर्म में अलग करते हैं। जैसे कि अमीनो एसिड अलग हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो गए, फैटी एसिड अलग हो गए। तो इस तरह से इसको अलग किया जाता है। अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड है क्या एक्चुअल में। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप, एसिड ग्रुप एंड एज सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। बेसिकली अल्फा कार्बन होता क्या है, वो कार्बन मतलब हम कहें फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। और जो अमीनो एसिड है जनरल अमीनो एसिड, वो सब्सटीट्यूटेड मीथेन होता है। कैसे, एक मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, 3 हाइड्रोजन रिमूव करके इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, देखो कार्बन के साथ हमने लगा दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH, यहाँ पे मैंने लगा दिया एमाइन ग्रुप NH2, यहाँ पे मैंने H छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया वेरिएबल एल्काइल ग्रुप R। और ये जो R है इसी पे डिपेंड करेगा ये अमीनो एसिड कौन होगा। ये जनरल फॉर्मूला अमीनो एसिड का, और इसी R पे डिपेंड करेगा कि ये अमीनो एसिड कौन सा वाला होने वाला है, मतलब कौन सा ये अमीनो एसिड रहेगा। अब ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से जस्ट पहले वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन होता है। इससे जस्ट पहले वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन है। अगर इसको भी फंक्शनल ग्रुप की तरह से देखते तो ये अभी फिर भी ये पहला कार्बन है, तो यही इसमें अल्फा कार्बन है, इसीलिए इसको अल्फा कार्बन कहा जाता है। आगे क्या है इसमें, अल्फा कार्बन मिल गया, हेंस दे आर कॉल्ड द अल्फा अमीनो एसिड, इसीलिए इसको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन देखने को मिलता है। दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, कैसे मीथेन को सब्सटीट्यूट किया वो हमने अभी अभी देखा है। देयर आर 4 सब्सटीट्यूटेड ग्रुप, 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप होते हैं इसके पास, ऑक्यूपाई 4 वैलेंसी, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी ऑक्यूपाई कर ली इसकी। दीज आर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन किस में होंगे, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे मीथेन में CH4, तो 4 हाइड्रोजन आ गए। 4 हाइड्रोजन आने के बाद इनको सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, अमीनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन रहेगा ही, और वेरिएबल एल्काइल ग्रुप जिसको हम R ग्रुप से रिप्रेजेंट करते थे, ये चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप। R ग्रुप पे ही डिपेंड करेगा कि ये अमीनो एसिड कौन सा रहने वाला है। Those which occurs in protein are only 20, however those which occur in protein are only of 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, मतलब कि जो प्रोटीन में मिलते हैं वो 20 तरह के ही बस अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें मिलेगा R ग्रुप जो है, द R ग्रुप इन द प्रोटीनियस एलिमेंट, प्रोटीनियस अमीनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन। ये R ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, जो कि एक ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड बना देगा। अगर इस पे मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो ये मिथ्योनिन बना देगा, और अगर इसमें हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप लगा दोगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो ये जो है
सेरीन बन जाएगा। तो इस तरह से हम एक डायग्राम में देखेंगे जैसा कि यहाँ बना हुआ है। ये आर ग्रुप था, इसकी जगह पे हमने क्या लगाया, पहले हाइड्रोजन लगाया तो ये ग्लाइसिन बन गया, यहीं पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो एलेनिन बन गया, और यहाँ पे CH2H लगा दिया तो सेरिन बन गया। तो ये हमें ऐसे याद भी रख सकते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो GA ऐसे याद रख सकते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला ग्लाइसिन, हाइड्रोजन लगाया, CH3 लगा दिया तो एलेनिन बन गया, और सेरिन लगा दिया तो वो CH2H लगा दिया तो सेरिन बन गया। तो एक गैस से हम इसको याद रख सकते हैं, GAS, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरिन। तो यहाँ पे दे रखे हैं। अब हम आगे बात करते हैं हाइड्रोक्सिल मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल से सेरिन बन गया था। 3 of 20 आर सोन इन फिगर 9.1। अभी अभी हमने देखे कि 20 में से 3 यहाँ पे दिखाए हुए हैं। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल एंड फंक्शनल ग्रुप आर। तो किस किस पे उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, अमीनो एसिड की, जो अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है और फंक्शनल आर ग्रुप है, इस पे इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप के नंबर पे क्या एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप देर आर एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड। अब एसिडिक कौन है, ग्लूटामिक एसिड होता है जैसे, बेसिक कौन है, लाइसिन होता है, न्यूट्रल कौन है, वेलिन होता है, एरोमेटिक कौन है, तो टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन होता है। तो ये हमें याद रख लेना है। कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए कुछ लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड के लिए हम क्या याद रखेंगे, एसिडिक में हम आग याद रख सकते हैं, क्योंकि एसिड है तो जलाएगा, और आग से भी जल जाते हैं। तो एसिडिक में आग याद रख लेंगे। कैसे, ए से बना एसिडिक, दूसरे ए से बनेगा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टेट, दोनों ही बोल सकते हैं। और जी से बनेगा ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट, तो ये बनेगा। एसिडिक के बाद हम बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड की। बेसिक अमीनो एसिड, अभी जो बेसिक अमीनो एसिड है इसके लिए हम बाल याद रख लेंगे। बी से बेसिक अमीनो एसिड हो गया, ए से हो गया आर्जिनिन, और एल से हो गया लाइसिन। तो बेसिक के लिए बाल याद कर लिया। फिर हम करेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल अमीनो एसिड में कौन कौन आएगा, न्यूट्रल के लिए हम वेलेज याद रख सकते हैं, या विलेज, विलेज हम याद रखेंगे। विलेज में कैसे याद रखेंगे, वी से बना वेलिन, वेलिन न्यूट्रल, विलेज जो है न्यूट्रल याद रख लेना। वी से बना वेलिन, आई से बना आइसोल्यूसिन, वी से बना वेलिन, आई से बना आइसोल्यूसिन, एल से बना ल्यूसिन, जी से बना ग्लाइसिन, और ए से बनेगा एलेनिन। तो ये वैलेज या विलेज का हो गया, न्यूट्रल वाले हो गए। अब आते हैं सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो इसका डायरेक्ट हमें क्या याद रखना है कि जिसके पास सिस्टीन और सिस्टीन हो,
या ऐसे याद रख सकते हैं सिस्ट वर्ड हो और थायो वर्ड हो। जिसके पास सिस्ट वर्ड हो और थायो वर्ड हो वो सल्फर कंटेनिंग होता है, जैसे सिस्टाइन, सिस्टीन और मिथ्योनिन। जैसे इसमें थायो वर्ड आ रहा है, इसमें सिस्ट वर्ड आ रहा है, इसमें सिस्ट वर्ड आ रहा है, तो हमें याद रखना है जिसमें सिस्ट वर्ड आ रहा हो और थायो वर्ड आ रहा हो वो सभी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें याद रखेंगे एल्कोहलिक अमीनो एसिड। एल्कोहलिक अमीनो एसिड इसमें कौन आएगा? इसमें हम एस्थ याद रख सकते हैं। एस्थ में क्या होगा? ए से एल्कोहलिक हो गया, एस से सेरीन और टीएच से थ्रियोनिन। टीएच से थ्रियोनिन। तो ये हमने एल्कोहलिक भी याद कर ली। इसके बाद बचा है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि इसमें डिफरेंट रिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में कौन मिलेगा? ट्रिपल एचपी हम याद रख सकते हैं। ट्रिपल एचपी में क्या क्या होगा? पहले एच से तो हो गया हेट्रोसाइक्लिक, दूसरे एच से हो गया हिस्टिडीन, तीसरे एच से हो गया हाइड्रोक्सी प्रोलीन और पी से हो गया प्रोलीन। तो एच से हेट्रोसाइक्लिक, दूसरे एच से हिस्टिडीन, तीसरे से हो गया हाइड्रोक्सी प्रोलीन, चौथे से हो गया, अब पी से हो गया प्रोलीन। तो इस तरह से हमने हेट्रोसाइक्लिक भी याद कर लिए। नेक्स्ट हम याद करेंगे इसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड कैसे याद रखेंगे? तो एरोमेटिक के लिए हम एटीपीटी याद रख लेंगे। ये मतलब एरोमेटिक, बेसिकली एरोमेटिक वर्ड जो है ना एरोमा से लिया गया है और एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिससे कुछ फ्रेग्रेंस आ रही है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। अब दूसरे टी से क्या बनेगा? टी से बनेगा टायरोसिन, फिर पी से बनेगा फिनाइल एलेनिन और फिर टी से बन जाएगा ट्रिप्टोफैन। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स को याद किया। नेक्स्ट और क्या है इसमें? अ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड आयोनाइजेबल। जो अमीनो एसिड है वो आयोनाइजेबल हो सकता है NH2 और COH ग्रुप के द्वारा। अब ऐसा कोई भी कंपाउंड, हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज। अब अलग अलग पीएच पे अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर अलग अलग चेंज होती है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों एक ही मॉलिक्यूल में मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं ज्वेटर आयन। तो सिंपल से ज्वेटर आयन याद रखना है। जैसे यहाँ NH2 हुआ करता था तो इसकी जगह पे H पॉजिटिव जोड़ दो तो NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये एक्चुअल में एसिडिक ग्रुप है। एसिड कौन होता है? जो हाइड्रोजन आयन देता है। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेक करेगा तो H पॉजिटिव बन जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जो एक इंटरमीडिएट स्टेज दिख रही है इसमें पॉजिटिव भी दिख रहा है, इसमें नेगेटिव भी दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ज्वेटर फॉर्म कहलाएगी। तो ये है ज्वेटर आयन। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या मिलेगा इसमें। तो ज्वेटर आयन हमने देख लिया। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड्स जो होते हैं जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। ये कैसे सिंपल फैटी एसिड होता है? अ फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द आर ग्रुप। जो फैटी एसिड है
वो कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच होगा, जिसको हम डायरेक्टली आर ग्रुप भी बोल देते हैं। फैटी एसिड हैज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच टू द आर ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आया, इस पास आर ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो है ये एक फैटी एसिड बन गया। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, आर ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, और बहुत लंबी चेन भी हो सकती है, कार्बन की काफी लंबी चेन भी ये हो सकती है। जैसे जैसे हमें याद रखना है कि 1 से लेकर 19 कार्बन तक ये हो सकता है। एग्जाम्पल हमें याद रखना है, पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, इंपॉर्टेंट है। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, किसमें? पामेटिक एसिड में। जबकि एरिकडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। मतलब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जोड़ के एरिकडोनिक एसिड में 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब तो ये कार्बन नंबर हमें याद रख लेने, दोनों के पामेटिक एसिड में 16 होते हैं, एरिकडोनिक एसिड में 20 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की इस पूरी संभावना है। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड कौन सा होगा? जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक भी नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। तो याद कैसे रखेंगे? S4 सैचुरेटेड, S से सैचुरेटेड बना और S से बना सिंगल। जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड, और जिसमें एक भी डबल या ट्रिपल आ जाएगा वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड कौन सा? जिसमें वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या होता है? वो सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनोदर सिंपल या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। आगे, अनोदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। सबसे सिंपल लिपिड क्या है? ग्लिसरॉल है, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है ग्लिसरॉल का, ये ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल क्या है? एक सिंपल सा लिपिड है। फिर क्या होगा? ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अब मेनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। बहुत सारे जो लिपिड्स होते हैं उनके पास ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी होता है। हियर फैटी एसिड आर फाउंड इन एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल। जो हाइड्रोकार्बन जो फैटी एसिड की चेन है वो एस्ट्रीफाइड होके इसमें जुड़ी होती है ग्लिसरॉल के साथ। अब एस्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? जैसे ग्लिसरॉल का एक कंपोनेंट बनाता है, जैसे एक पूरा ही बना लेते हैं, CH2OH, CHOH और CH2OH, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अब फैटी एसिड जो होता है COOH, कुछ इस प्रकार से ओपन स्ट्रक्चर है इसकी, यहाँ पे R ग्रुप लगा देते हैं। अब क्या होगा? यहाँ से ये जो फैटी एसिड है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के द्वारा ये इसमें जुड़ जाएगा। अब जैसे ही डिहाइड्रेशन के द्वारा जुड़ेगा तो यहाँ से ये अटैच हो जाएगा। अटैच होते समय एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि ये ब्रेक जो होगा तो इसका तो हाइड्रोजन लेगा और इसका OH लेगा। अब इस तरह से आयोनाइज होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका OH, और यहां से ये इधर अटैच हो जाएगा। तो होगा कुछ ऐसा, ये जो है CH2O COR1, तो यहां से -H2O हो गया, पानी चला गया, और इस तरह से ये एक फैटी एसिड इससे जुड़ गया। और इस तरह से कई सारे फैटी एसिड भी जुड़ जाएंगे और ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा कहाँ हुआ? ऐसा ग्लिसरॉल में हुआ। ग्लिसरॉल के साथ कौन मिला? जैसे यहाँ पे हम ग्लिसरॉल देख रहे हैं, ग्लिसरॉल के साथ में ये कौन है? ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये ग्लिसरॉल था
ग्लिसरॉल से OH यहाँ थे सारे, इस OH से हाइड्रोजन हटाए गए, हाइड्रोजन हटाएगा और एक फैटी एसिड लेके आए, तो फैटी एसिड में से H हटाया और इसका फैटी एसिड में से हमने OH हटाया और इसका H हटाया, -H2O किया, -H2O करने के बाद ये इससे जाके अटैच हो जाएगा, तो ये जो बॉन्ड बना ये ईस्टर बॉन्ड होता है, RCOOR, ये जो बॉन्ड होता है ये ईस्टर बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको हम एस्ट्रीफाइड बोलते हैं। तो ROR ये जो होता है ये ईथर वाला होता है, RCOOR ये जो होता है ये ईस्टर वाला होता है, तो ये हमें याद रखना है। और क्या होगा इसमें, एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड, अब ये मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड भी हो सकते हैं और ट्राइग्लिसराइड भी हो सकता है। अगर एक जोड़ा है तो मोनोग्लिसराइड, दो जोड़े तो डाइग्लिसराइड और तीन जोड़े तो ट्राइग्लिसराइड। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट पे बेस्ड रहेगा फैट या ऑयल। ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल का जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे कि जिंगली ऑयल जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और जो ये विंटर में भी ऑयल फॉर्म में देखने को मिलता है, जबकि फैट जो होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है विंटर फॉर्म में, उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑयल। सम लिपिड हैव द फास्फोरस, कुछ लिपिड के पास फास्फोरस होता है जिसको हम फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं, जिसको हम फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। दीज आर फॉस्फोलिपिड, वो कौन है, फॉस्फोलिपिड। हमने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड जो थे उसमें से मेन कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड ही था, फॉस्फोलिपिड। और ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, इसमें मेन जो होता है वो होता है लेसिथिन। मेन कौन होगा, लेसिथिन होगा। जैसा कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है हमें, ये एक्चुअल में लेसिथिन है। इसमें कौन कौन क्या क्या है तो हमें याद रखना है। ये जो कंपोनेंट था, ये वाला कंपोनेंट ग्लिसरॉल था, ये वाला कंपोनेंट फैटी एसिड था, ये दोनों फैटी एसिड हैं, और ये जो दिख रहा है ये वाला, ये फॉस्फेट ग्रुप था, फॉस्फेट ग्रुप। और ये जो दिख रहा है ये होता है कोलिन ग्रुप। और ये जो फॉस्फोलिपिड है ये है लेसिथिन, और ये लेसिथिन लंग्स में सरफेक्टेंट की तरह से काम करता है, लंग्स में सरफेक्टेंट की तरह से काम करता है। लंग्स में सरफेक्टेंट मतलब जैसे हम पढ़ते हैं फीटस, फीटस के जो लंग्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब कोलैप्स्ड कंडीशन में रहते हैं। जब उसका बर्थ हो जाता है तो जो न्यूमोसाइड सेल्स होती है और उसमें एक सिक्रेशन होता है जो कि लेसिथिन का सिक्रेशन होता है, जो एल्वुलाई है और जो उसका लंग्स है उसमें लेसिथिन का सिक्रेशन होता है, और लेसिथिन उस कोलैप्स्ड लंग्स को ओपन करा देता है, मतलब कि हम कहें सरफेस को कंप्लीटली ओपन करा देगा, इसीलिए हम इसको सरफेक्टेंट की तरह से भी मानते हैं, तो ये सरफेक्टेंट होता है। दूसरा, हमने लेसिथिन देखा जो कि सेल मेम्ब्रेन में मेन कंपोनेंट लेसिथिन का ही होता है, फॉस्फोलिपिड का। आगे देखते हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड, इसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे जिसमें कि कुछ हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी देखने को मिलेंगे। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेंबर होते हैं, जैसे कार्बन नाइट्रोजन, कुछ इस प्रकार की जो रिंग बनेगी ना वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग हुआ करती है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेस, कुछ इसमें से नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस में हम दो तरह के पढ़ते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन, जिसके कुछ मेंबर्स हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू द शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, और अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाए एस्ट्रिफाइड फॉर्म में तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। मतलब अगर मैं कहूं
शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर के साथ पेंटो शुगर, जैसे कि राइबोस शुगर आरएनए के केस में और डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए के केस में, तो उसको हम पेंटो शुगर बोलते हैं। तो शुगर के साथ अगर नाइट्रोजनस बेस आ जाए तो ये जो बनेगा, ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दूं, फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दूं, तो ये जो बनेगा अब, ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का अगर मैं पॉलीमराइजेशन कर दूंगा एक परफेक्ट सीक्वेंस में, तो वो कहलाएगा फिर न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड भी फिर दो तरह का, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक ओवरव्यू में समझा कि न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में क्या होता है। अब आगे वापस बात करते हैं और कौन मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड बना दिया, जैसे एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। अब इसी से एडेनोसिन में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा, एडेनिलिक एसिड बना। गुआनोसिन में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा तो गुआनिलिक एसिड बन गया। थाइमिडीन में थाइमिडिलिक एसिड बन गया, यूरिडिलिक एसिड बन गया और साइटिडिलिक एसिड बन गया। ये सब क्या है, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। मतलब कि न्यूक्लिक एसिड में कौन होगा, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड। एक परफेक्ट सीक्वेंस में अगर पॉलीमराइज किया जाए तो वही न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन के बाद न्यूक्लिक एसिड बनाता है, जो कि आरएनए और डीएनए होता है, जैसा कि अभी अभी हमने देखा था। और यही आरएनए डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल बनाया करते हैं। तो यहाँ पे हमने अमीनो एसिड पहले देख लिए थे, ये शुगर मॉलिक्यूल है। शुगर मॉलिक्यूल में ये ग्लूकोज है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें ये 6 है। अब इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो ये पेंटोस शुगर है, ये हेक्सोस शुगर है। अब इसमें हमें क्या याद रखना है, ये है राइबोस शुगर। अगर मैं ऐसा करूं, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें से सेकंड कार्बन से, अगर मैं इसके सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा दूं, अगर मैं इसके सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा दूं, और जहां कुछ नहीं होता वहां पे हाइड्रोजन मान लिया जाता है। अगर मैं इसको भी हटा दूंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन मान लिया जाएगा कि यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इधर मैं हाइड्रोजन अगर लिख दूं, तो अब ये बना, कौन से नंबर पे कार्बन आ गया ये, 1 2 3 4 5। सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन बचा है बस, मतलब सेकंड नंबर पे अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये कहलाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि डीएनए में मिलता है। अगर सेकंड नंबर पे कार्बन, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, जैसा कि अभी अभी मैंने रिमूव किया है, तो ये कहलाएगा फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि डीएनए में मिलेगा। और अगर मैं ये सब हटा दूं तो ये कहलाएगा फिर राइबोज शुगर, जो कि किसमें मिलेगा, आरएनए में। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ मिलेगा, डीएनए में, और राइबोज शुगर कहाँ मिलेगा, आरएनए में। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट और क्या है, ये डायग्राम हमने देख ही लिए थे। लेसिथिन हमने पढ़ लिया, पामेटिक एसिड मतलब कि जो फैटी एसिड है वो पढ़ लिया, ग्लिसरॉल पढ़ लिया, ट्राइग्लिसराइड पढ़ लिया। अभी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की इमेज हमें ऐसे एज इट इज याद रखनी है कि एक रिंग है, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये इस तरह से, ये जो रिंग है कोलेस्ट्रॉल की याद रखनी है। बस फॉर्मूला याद रहे ना रहे, कि अगर सामने आ जाए एग्जाम में तो हम पहचान सके कोलेस्ट्रॉल की रिंग, ये कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से थी, तो इसलिए हमें याद रखनी है। ये जो है ये एडेनिन है, जो कि प्यूरिन है, नाइट्रोजनस बेस है। ये यूरेसिल है, ये पायरिमिडीन है, ये भी नाइट्रोजनस बेस है। अब इसके साथ हमने पेंटोस शुगर जोड़ दी, ये एडेनिन को हमने यहाँ लाए, और ये जो दिख रहा है पेंटोस शुगर, तो नाइट्रोजनस बेस ये है, और इसके साथ पेंटोस शुगर जोड़ा तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, जिसको बोलते हैं एडेनोसिन। जैसे यूरिडिन, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। बाद में क्या बन गया, न्यूक्लिक एसिड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोसाइड था, ये भी न्यूक्लियोसाइड है, और ये कौन बन गया फिर, न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस में पेंटोस शुगर जोड़ दिया, तो ये नाइट्रोजनस बेस इधर है, पेंटोस शुगर इधर है, तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। और इसमें फिर फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दिया, तो ये अब बन गया न्यूक्लियोटाइड। सेम इसी तरह से ये नाइट्रोजनस बेस है, इसमें पेंटोस शुगर जोड़ दिया,
तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड और यहाँ पे फिर ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड भी बना दिया और न्यूक्लियोटाइड बनाने के बाद आगे कौन है, फिर आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन होता है? सिंपल सा हमें याद रखना है कि कोई भी किसी रिएक्शन में, किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में प्रोडक्ट बना और वो कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट किसी मेन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। सिंपल सा ऐसा हमें याद रखना है कि कोई कंपोनेंट है, अब वो कंपोनेंट किसी रिएक्शन के द्वारा बना है, अब वो जब रिएक्शन के द्वारा बना है तो प्राइमरी होगा। अब रिएक्शन के द्वारा कंपोनेंट बना है और वो किसी अदर रिएक्शन में यूज होने वाला है, एक कंपोनेंट किसी अदर रिएक्शन में यूज होने वाला है तो वो कंपोनेंट कहलाएगा प्राइमरी मेटाबोलाइट। जैसे आर यू बी पी, आर यू बी पी। अब ये आर यू बी पी क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट किसी ना किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा बना होगा और फिर ये बाद में C3 साइकिल में फिर से यूज होगा। तो ये क्या हो गया, ये एक प्राइमरी मेटाबोलाइट हो गया। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा बना है। जब ये किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा बना है और अब फिर से मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला है तो ये भी क्या हो गया, ये भी प्राइमरी मेटाबोलाइट हो गया। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन होता है, जो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते या फिर उनका यूज अब तक देखा नहीं गया, वो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एग्जाम्पल में जैसे रबर, गम, रेजिन, ऑयल्स। तो इन सब का यूज या तो देखा नहीं गया या फिर होता नहीं है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें देखते हैं हम एक बार। The most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small or big, बहुत सारे compounds होते हैं from living organism, determining their structure and if possible synthesizing them. If one were to make a list of biomolecule, अगर बायोमोलिक्यूल की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन मिलेगा, such a list would have thousands of organic compounds, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे, अमीनो एसिड है, शुगर है, ये सब देखने को मिल जाएगा। फॉर द रीजन दैट अ गिवन इन सेक्शन 9.10 आगे आएगा, वी कैन वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट। अब मेटाबोलाइट क्या होता है, किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से जो बना होता है वो सब मेटाबोलाइट कहलाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी मेटाबोलाइट्स ही होते हैं। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज। अब इसमें सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट, मतलब कि जो किसी ना किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो सभी प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं। हाउएवर व्हेन वन एनालाइज प्लांट, फंगल, माइक्रोबियल सेल्स, one would see thousands of compound other than these primary metabolite are secondary, जिसका कि अभी तक यूज नहीं पता। उसमें कौन आएगा, एल्कलॉइड आ जाएगा, फ्लेविनॉइड आ जाएगा, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आ जाएंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल यहाँ पे बनी हुई है। While primary metabolites have identifiable function, प्राइमरी मेटाबोलाइट वो है जिसका एक आइडेंटिफाइड फंक्शन पता है, उसका रोल पता है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में उसका रोल देखने को मिल जाएगा, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कोई रोल इसमें देखने को नहीं मिलेगा। वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ और फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ना तो कोई रोल पता होगा ना कोई फंक्शन पता होगा। इन होस्ट ऑर्गेनिज्म हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में वो किसी भी तरह से कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होगा या फिर उसके बारे में पता नहीं होगा। जिसमें कौन कौन आ जाएगा, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट, पिगमेंट्स, ये सब इसमें आते हैं।
सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस शो करते हैं। इन लेटर चैप्टर आगे हम उसको पढ़ेंगे। अब ये जो टेबल बनी हुई है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पीवाईक्यू की बात करें तो ये सारा पीवाईक्यू ही है एक तरह से। जैसे पिगमेंट में कौन कौन आ जाएगा, कैरोटिनॉइड्स आ जाएंगे, एंथोसाइनिन हो जाएंगे। एल्कलॉइड्स में कौन आ जाएगा, मॉर्फिन, कोडिन। इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जनरली, मॉर्फिन, कोडिन, निकोटीन। तो इस तरह से आ जाएगा मॉर्फिन, कोडिन, निकोटीन। टेर्पेनोइड्स में मोनोटेर्पेन्स और डाइटेर्पेन्स आ जाएगा। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल आ जाएगा। टॉक्सिन में एराबिन और रेसिन। लेक्टिन्स में कॉन्किन, वेलिन ए। ड्रग्स में विनब्लास्टर और कर्क्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम और सेलुलोज आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन से भूल सकते हैं, जैसे पिगमेंट याद रखेंगे सबको, कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन होता है। एल्कलॉइड्स इंपॉर्टेंट है, एल्कलॉइड्स भूल सकते हैं क्योंकि एल्कलॉइड्स का प्रोनाउंसिएशन मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉर्फिन और कोडीन। टेर्पेनोइड्स, मोनोटेर्पेन्स और डाइटेर्पेन्स कोई नहीं भूलेगा, टेर्पेनोइड से याद रहेगा। एसेंशियल ऑयल भी याद आ जाएगा, लेमन ग्रास ऑयल होता है। और कौन सा याद आ जाएगा, पॉलीमेरिक सब्सटेंस याद आ जाएंगे, रबर, गम, सेलुलोज। अब याद और कौन सा करना है, टॉक्सिन याद करना है। टॉक्सिन में एरेबिन और रेसिन याद रखना है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टॉक्सिन के पीछे भी आईएन आ रहा है और एरेबिन और रेसिन के पीछे भी आईएन आ रहा है, तो टॉक्सिन, एरेबिन और रेसिन, ये हमें याद रख लेना है। और क्या याद करना है इसमें, लेक्टिन्स, कॉन्केन, वेलिन ए होता है। ड्रग्स में विनब्लास्टन और कर्क्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम और सेलुलोज। इस तरह से यहाँ तक हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोमैक्रोमोलेक्यूल देखेंगे। थैंक यू।